तो सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि मोहम्मद गोरी का सबसे पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो मोहम्मद बिन सूरी के खिलाफ था, जो एक बौद्ध धर्मावलंबी था। और बौद्ध धर्मावलंबी जो था मोहम्मद बिन सूरी, उसको पराजित करके उसने उसे इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया। मोहम्मद गोरी भारत में गोमल दर्रे से प्रवेश करता है। याद रखिए, महमूद गजनवी भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश किया, लेकिन मोहम्मद गोरी भारत में गोमल दर्रे से प्रवेश करता है और यह डेरा इस्माइल होते हुए भारत पर आक्रमण करता है। तो पंजाब और भारत के बॉर्डर पे डेरा इस्माइल नामक एक जगह है, जिससे मोहम्मद गोरी भारत में प्रवेश करता है। 1173 से 1174 ईस्वी में गयासुद्दीन के शासन में गिज तुर्कों से गजनी को छीनने में उसे सफलता प्राप्त हुई। तो 1173 से 1174 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गयासुद्दीन के शासन काल में गिज तुर्कों नामक एक वंश से गजनी को छीन लिया। पहला आक्रमण भारत में अगर पूछा जाए कि मोहम्मद गोरी का कब था, तो 1175 ईस्वी में करामाती वंश का एक राजा था जिसका नाम था दाऊद। तो 1175 ईस्वी में मुल्तान के करामाती राजा दाऊद को पराजित करता है और यह भारत पर मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण होता है। 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन के इलाके में इसकी पहली हार होती है। उसमें गुजरात का शासक मूलराज द्वितीय और उसकी विधवा पत्नी नायिका देवी तथा उसका भाई चालुक्य शासक जिसका नाम था भीम द्वितीय, इन तीनों के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। और यह जो युद्ध होता है राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर माउंट आबू पर्वत पर, और इसे भारत में मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय कौन थी, तो नायिका देवी जो कि विधवा पत्नी थी मूलराज द्वितीय की, और यह गुजरात के पाटन से संबंधित था और इनका सहयोगी बना भीमराज द्वितीय जो नायिका देवी का भाई था। तो यही उसकी प्रथम राज्य पराजय थी भारत में। 1178 ईस्वी में वह फिर भीम द्वितीय पर आक्रमण करता है, लेकिन इस बार वह जीत जाता है और भीम द्वितीय की राजधानी अनहिलवाड़ा पर कब्जा कर लेता है। तो पंजाब में एक जगह है अनहिलवाड़ा, वहां पे 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय को पराजित करके अनहिलवाड़ा पे कब्जा करता है। 1179 से 1186 ईस्वी के बीच गजनवी वंश का एक अंतिम शासक था जिसका नाम था खुसरो मलिक। तो खुसरो मलिक को वो पराजित करता है, कहां पे? पंजाब के इलाकों में। तो 1179 से 1186 के बीच 7 वर्षों का जो युद्ध होता है खुसरो मलिक के साथ, यह गजनी वंश का सबसे अंतिम शासक था और इसे हराकर पंजाब पर कब्जा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, और वह है तराइन का युद्ध, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हो गया, जीत गया। और इसमें मोहम्मद गोरी पूरी तरह से घायल हो गया था और इसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे घायल अवस्था में घोड़े पर लाद कर लेकर भाग जाता है और इस प्रकार मोहम्मद गोरी की जान बच जाती है, नहीं तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को मार देता। और यह जो युद्ध हुआ वह भटिंडा पर अधिकार को लेकर हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति था जिसका नाम था स्कंद, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो याद रखेंगे कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और इसमें उसकी सहायता उसके सेनापति स्कंद करता है। और यह जो युद्ध हुआ भटिंडा के अधिकार को लेकर था, पंजाब का एक जगह है भटिंडा। उसके बाद 1192 ईस्वी में दूसरा पानीपत का युद्ध होता है, तराइन का युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और
चूंकि 1191 में हारने के बाद पूरी शक्ति से दोबारा आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, और इस बार 1192 में दूसरे तराइन के युद्ध में वह जीत जाता है। उसके बाद जैसे ही 1191 ईस्वी में विजय प्राप्त करता है मोहम्मद गोरी, तो उसका एक पुत्र था पृथ्वीराज चौहान का, जिसका नाम था गोविंद। तो गोविंद को अजमेर का शासक बनाता है, लेकिन गुरु गोविंद का एक चाचा था जिसका नाम था हरिराज। तो हरिराज ने गोविंद को पदच्युत कर, यानी उसको उसके पद से हटाकर उसे स्वतंत्र करने का प्रयास किया। लेकिन उसी समय जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह हरिराज के ऊपर हमला करता है और हरिराज को पराजित करता है, और इसको हरिराज एक अपमान समझता है और वह आत्मदाह कर लेता है। तो 1192 ईस्वी में जब तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी जीतता है, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में जीत के बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान का एक पुत्र था जिसका नाम था गुरु गोविंद, उसको शासक बनाता है अजमेर का। लेकिन गुरु गोविंद का एक चाचा था जिसका नाम था हरिराज, इससे नाखुश होता है और गुरु गोविंद को उसके पद से हटाने के लिए प्रयास करता है। लेकिन मोहम्मद गोरी का गुलाम जो था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह हरिराज के विरुद्ध आक्रमण करता है और उसे पराजित कर देता है। लेकिन हरिराज इसे अपमान समझकर अपने आप को आत्मदाह कर लेता है। उसके बाद 1193 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाता है मोहम्मद गोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दिल्ली, मोहम्मद गोरी की राजधानी कौन थी? तो दिल्ली थी। 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को राजधानी बनाया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का एक महत्वपूर्ण आक्रमण होता है जिसका नाम है कन्नौज विजय, यानी कि कर्नाटक का एक कन्नौज का इलाका है जिसे चंदावर का भी युद्ध कहते हैं। इसमें मोहम्मद गोरी गढ़वाल के शासक जयचंद को पराजित करता है। तो कन्नौज में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी गढ़वाल के शासक जयचंद को पराजित करता है, और पराजित करने के बाद वह चला जाता है अपने गोर इलाके में, यानी कि वो चला जाता है गजनी के इलाकों में, और वहां पे लक्ष्मी देवी की बनी एक सिक्के का प्रचलन करता है और उस पर अपना नाम अंकित करता है मोहम्मद बिन साम। इसलिए अंकित करता है वह लोगों को दिखाने के लिए कि हमने भारत के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। उसके बाद 1194 में जैसे ही वह अपना सिक्का चलाता है, पुनः वह भारत में वापस आता है। 1195 से 1196 के बीच भारत में आने के बाद वह तुरंत बयाना को विजय प्राप्त करता है और ग्वालियर के राजा सुलक्षण पाल को पराजित करता है। उसके बाद वह फिर जो है 1205 ईस्वी में जैसे ही वह सुलक्षण पाल को पराजित करता है, फिर वह चला जाता है वापस गजनी, और फिर 1205 ईस्वी में गजनी में अंधखर का युद्ध होता है और राजा ख्वारिजम का शासक जो होता है वह जीत जाता है। यानी कि अंधखर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ख्वारिजम के शासक के विरुद्ध पराजित हो जाता है और फिर वह भारत की ओर रुख करता है। तो 1205 ईस्वी में फिर वह दोबारा भारत आता है और झेलम और चिनाब नदी के बीच खोखरों के विरुद्ध उसका विद्रोह होता है, लेकिन इस विद्रोह को उसने दबा दिया। तो 1205 ईस्वी में वह भारत आने के बाद उसकी पहली विद्रोह खोखरों के विरुद्ध होती है और वह उसके खोखरों के विद्रोह को वह दबा देता है। 1206 ईस्वी में अपना प्रमुख गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दिल्ली के किनारे इंद्रप्रस्थ नगर की जीते हुए सैन्य टुकड़ी को सौंपकर वह गजनी वापस चला जाता है। तो यहीं से मोहम्मद गोरी की भारत यात्रा समाप्त होती है और यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। लेकिन उसके कुछ और गुलाम थे, जैसे कि ताजुद्दीन यलदौज। ताजुद्दीन यलदौज को किरेमान का सूबेदार बनाता है। किरेमान जो है वह गजनी के इलाकों में पड़ता है। तो
गजनी के कीरेमान का सूबेदार बनाता है ताजुद्दीन यलदौज को। उसका एक और गुलाम था नासिरुद्दीन कुबाचा, उसे कच्छ का सूबेदार बनाता है। फखरुद्दीन राजी और नाजमी उरूजी, तो फखरुद्दीन राजी और नजामी उरूजी मोहम्मद गोरी के दरबारी थे। ये दोनों हमेशा मोहम्मद गोरी के दरबार में रहते थे। तो कौन कौन? फखरुद्दीन राजी और नजामी उरूजी। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, जिसकी चर्चा हमने पहले कर ली है कि यह पाकिस्तान के खोखरों के विरुद्ध हुआ था। दैमक नामक स्थान पे मोहम्मद गोरी का एक भतीजा था जिसका नाम था महमूद। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका भतीजा उसका उत्तराधिकारी बनता है और यही इस गोरी वंश का सबसे अंतिम शासक होता है। और इसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। तो यहां तक हमने मोहम्मद गोरी के बारे में देखा, पूरी शासन व्यवस्था के बारे में। अब हम लोग कुछ देखते हैं मोहम्मद गोरी के गुलामों के बारे में। देखिए, मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको वह लाहौर और दिल्ली का इलाका सौंप देता है। दूसरा बालदोज, जिसका पूरा नाम था ताजुद्दीन वालदोज, इसे गजनी का इलाका, अभी हमने देखा गजनी के कीरेमान का सूबेदार बनाया। उसके बाद कुबाचा, कुबाचा को कच्छ एवं सिंध का सूबेदार बनाया। बख्तियार खिलजी को बिहार एवं बंगाल के आक्रमण के लिए भेजा था और उसे बंगाल और बिहार का सूबेदार बनाया। अब हम लोग आते हैं कुछ जैसे कि इंपॉर्टेंट शासक थे, इंपॉर्टेंट गुलाम थे, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम लोग उस समय के जो प्राचीन विश्वविद्यालय थे, जो विश्व के धरोहर थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये वीडियो को समाप्त करेंगे। तो सबसे